वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर में हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में है। मैं डॉक्टर शेर मोहम्मद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, पहले हम लोग बढ़ चुके हैं ट्रॉफिकल लेवल्स के बारे में। अलग अलग जो हमारे फूड के लेवल्स हैं, जैसे हमने कहा प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स भोजन को बनाने का काम करते हैं और प्लांट्स के ऊपर हार्बीवोर्स डिपेंड रहते हैं। हार्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स डिपेंड रहते हैं। कार्निवोर्स के अलग अलग लेवल्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स। जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो हमेशा हार्बीवोर्स होता है। तो ये प्रोड्यूसर से लेकर जो कंज्यूमर्स तक, टर्सरी कंज्यूमर्स तक जो अलग अलग लेवल्स हैं, इन सब लेवल्स को हमने ट्रॉफिकल लेवल्स का नाम दिया था। जिसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो पहला लेवल होता है। जो हार्बीवोर्स होता है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स का नाम देते हैं, वो सेकेंडरी ट्रॉफिकल लेवल होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो डिपेंडेंट रहते हैं वो तीसरा लेवल होता है, और जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं वो चौथा लेवल होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पहले ट्रॉफिकल लेवल्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इन्हीं ट्रॉफिकल लेवल्स को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में अगर हम इनको अरेंज करें तो इनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। पिरामिड्स का मतलब स्तूप होता है, जैसे कि हम लोगों ने सुन रखा है मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बने बने स्तूप बनाए हुए हैं, उनको पिरामिड्स का नाम दिया जाता है। अलग अलग आकृतियां बनाई हुई है। तो जो प्रोड्यूसर्स है, हार्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, या प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स है, अगर हम इनको एक शेप के रूप में, एक पिरामिड के रूप में प्रेजेंट करें तो इनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। सिंपल सा ये ट्रॉपिकल लेवल्स का अरेंजमेंट है ताकि समझने में हम लोगों को आसानी रहती है। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इनको डिफाइन करने का प्रयास किया था उसका नाम था चार्ल्स एल्टोनियन, 1927 में। इसलिए इनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने मेहनत की उसको नाम दिया, उसी के नाम से ये चार्ल्स एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। 1927 में उन्होंने ये बतलाया था और उसी के आधार पर उनके नाम पर ये हुआ। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझने के लिए इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है पिरामिड ऑफ नंबर के आधार पे, दूसरा आता है हमारा बायोमास के आधार पे, और तीसरा आता है हमारा एनर्जी के बेस पे। नंबर का मतलब ये होता है प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स के नंबर कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के नंबर कितने हैं, उस पर डिपेंड रहने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नंबर कितने हैं, और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले टर्सरी कंज्यूमर्स के नंबर कितने हैं। अगर उसके आधार पे हम उनको एक ट्रॉफिकल लेवल्स को प्रेजेंट करने का प्रयास करें तो इसको हम पिरामिड ऑफ नंबर के आधार पर जानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने का हम लेते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, उन प्लांट्स के ऊपर निश्चित रूप से उनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम एक ग्रास लैंड का एग्जांपल दें, क्या ग्रासेस को हम काउंट कर सकते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या फॉरेस्ट को हम काउंट कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में क्या प्लांट्स को हम काउंट कर सकते हैं? निश्चित रूप से उनके जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो जानवर है, पर्टिकुलरली अगर हम ये कहें माउस, तो माउस की संख्या निश्चित रूप से प्लांट के नंबर से कम होगी। तो हमने प्लांट को बेस मानकर इसका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा बना दिया है, क्योंकि नंबर ज़्यादा होते हैं। प्लांट पर जो डिपेंड रहते हैं माउस, उसका बेस हमने कम बनाया है, और माउस को जो खाता है केट, बिल्ली, निश्चित रूप से बहुत कम होती है। इसलिए ये एक घटता हुआ क्रम है वो हमारे सामने आता है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद में कम, और उसके बाद में कम। कहने का मतलब ये, इस प्रकार के जो पिरामिड बनकर हमारे सामने आता है, एक सीधा पिरामिड हमारे सामने आता है, इसको हम अपराइट पिरामिड के नाम से जानते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया। लेकिन इसी चीज को अगर हम एक सिंगल प्लांट के रूप में देखना चाहते हैं, एक प्लांट, कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर उसका एक हो गया है, उस एक नंबर, एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। संख्या उससे ज़्यादा हुई या नहीं हुई, निश्चित रूप से हुई, और उस बर्ड्स पर डिपेंड रहने वाले बहुत छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पिरामिड बनकर हम आपके सामने आ रहा है, ये उल्टा पिरामिड बनकर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिचुएशंस
अपराइट की थी हमारे सामने, वो इन्वर्टेड के रूप में हमारे सामने आ गई है। अगर हम एक सिंगल प्लांट का एग्जाम्पल लेके चले, क्योंकि संख्या में वो एक है, बर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, और उन बर्ड्स के ऊपर जो बहुत सारे इंसेक्ट्स लगे रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो एक इन्वर्टेड जो पिरामिड है वो बनकर आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर का जो पिरामिड होता है वो सीधा भी हो सकता है, वो उल्टा भी हो सकता है। दोनों तरह की सिचुएशंस हम लोगों को अलग अलग इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। हम आते हैं बायोमास में, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कितनी एनर्जी उस पर्टिकुलर प्लांट में या फर्स्ट लेवल पर, ट्रॉफिक सेकंड थर्ड पे आके फिक्स होती है कार्बनिक पदार्थों के रूप में, जो ड्राई वेट के रूप में हो सकती है, जो फ्रेश वेट के रूप में हो सकती है। हमने कहा एनर्जी चलती है सूर्य से और प्लांट के अंदर आके फिक्स होती है, और प्लांट से हार्बीवोर्स यूज करता है, हार्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स से टर्सरी कार्निवोर्स। हर लेवल पे जो बायोमास है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका किस प्रकार का पिरामिड बनकर हमारे सामने आता है। एक अगर एग्रीकल्चर लैंड का, हम फॉरेस्ट का या ग्रास लैंड का एग्जांपल लें, बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका बायोमास या जैव भार है वो बहुत ज़्यादा होगा, और उन पर डिपेंड रहने वाले रेबिट है, माउस है, उनका जो जैव भार है वो प्लांट्स के मुकाबले में निश्चित रूप से कम होगा। और रेबिट और माउस के ऊपर, पर्टिकुलरली रेबिट है या डियर हिरन है, उनके ऊपर जो हायर ग्रुप के एनिमल टाइगर है वो लॉन डिपेंड रहते हैं, उनका जैव भार निश्चित रूप से कम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैव भार है वो घटते क्रम में जा रहा है, और ये एक अपराइट वाली सिचुएशन हमारे सामने बनकर आ रही है। बहुत सारे प्लांट्स का जैव भार, रेबिट और माउस का जैव भार या हिरन का जैव भार, और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले टाइगर का जैव भार है वो हमारे सामने बनकर आ रहा है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें किसी नदी के बारे में, किसी समुद्र के बारे में। बहुत सारे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिनका जैव भार है वो नहीं के बराबर होता है, और उनके ऊपर जो जू प्लैंक्टन डिपेंडेंट रहते हैं निश्चित रूप से उनका भार ज़्यादा होता है, और जू प्लैंक्टन्स के ऊपर जो स्मॉल फिशेज डिपेंडेंट रहती है उनका भार उनसे भी ज़्यादा होता है, और लास्ट के अंदर जो लार्ज फिशेज होती है उनका भार उनसे भी ज़्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड है वो हमारे सामने बनकर आता है, क्योंकि जैव भार है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, निश्चित रूप से उनका भार फाइटोप्लैंक्टन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी पिरामिड है वो उल्टा भी आ रहा है और वो सीधा भी आ रहा है। जो हमने जैव भार के बारे में बात की है तो ये पिरामिड और वो जैव भार के बारे में हो गया, और लास्ट में हमारा पिरामिड आता है एनर्जी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की पहले वाले एनर्जी फ्लो में, हम लोगों ने फूड चेन में भी बात हम लोगों ने की, एनर्जी फ्लो में भी हमने बात करेंगे कि जो एनर्जी का लेवल है वो हमेशा जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 90% एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो हर लेवल पर एनर्जी निश्चित रूप से कम होती चली जाएगी। इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा हमेशा अपराइट आएगा, इन्वर्टेड नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो हरे प्लांट्स के पास में होगी, उसके बाद में हार्बीवोर्स के पास में होगी, उसके बाद में घटते हुए क्रम के अंदर ये प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स के पास में होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जब एक लेवल से चलती है, फोटोसिंथेसिस में 100 किलो कैलोरी आई है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में 10 आएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 0.1 आएगी, और टर्सरी कंज्यूमर 0.01 आएगी। तो घटते क्रम में जब ये एनर्जी जाती है तो इसको हम कहते हैं कि हमेशा ये अपराइट के रूप में आती है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले 1 नंबर और 2 नंबर में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलाव हो सकता है, लेकिन 3 नंबर में जिसको हमने कहा पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, हमेशा अपराइट आएगा। फिर बात आती है क्या इकोलॉजिकल पिरामिड किसी इकोसिस्टम के बारे में हमें सही पिक्चर बतलाते हैं? नहीं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जिनके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी, लिमिटेशंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो 2 लेवल पर अपने आप को शो करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पर भी, सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी, और आदमी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस प्रकार की सिचुएशंस में हम उसको कहाँ रखें ये इस पिरामिड में क्लियर नहीं है। दूसरी जो बात है सेप्रोफाइट्स और डिट्रिटस के बारे में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में। जो प्लांट मटेरियल है या डेड बॉडीज है एनिमल की, वापस उसको डिकम्पोज करने में, मिट्टी में मिलाने का उसका काम होता है, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड में उसका कोई रोल नहीं बतलाया गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाया गया है। सबसे बड़ी कमी है वो इस इकोलॉजिकल पिरामिड की है। और लास्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपको, जैसा हमने कहा
सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार से पूरे साल भर में जब मौसम में बदलाव होता है, दिन और रात की सिचुएशन में बदलाव होता है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में भी बदलाव होता है। वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं बतलाई गई है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स है वो रियली हमें 100% सही पिक्चर बतलाता है या वो भी डाउटफुल है। फिर भी एक सिंपल रूप में अगर हम ये कहें कि जो एनर्जी वाला पिरामिड है उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, 100% है वो सही है, जो हमें सही पिक्चर बतलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था इकोलॉजिकल पिरामिड्स, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।